हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं अपने इस चैनल में आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं और आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले प्लीज चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे कंटेंट्स को अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हम अपने टॉपिक की ओर सीधे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो टॉपिक हमारा है आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इससे पहले हमने आप लोगों के लिए मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपयोगिता और दोषों की बात की है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में अनेकानेक संशोधन के बाद एक विस्तृत आवर्त सारणी, एक आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना हुई है। क्योंकि इसका नाम जो है आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी का मतलब है कि इसमें सभी तत्वों को जो भी अब तक डिस्कवर हुए हैं और ये आवर्त सारणी, आवर्ती व्यवस्था जो है अब तक मान्य भी है, इसीलिए हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दीर्घीकरण रूप है इसका, बहुत दीर्घीकृत रूप है, इसीलिए इसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। और इसके अलावा एक नाम इसका और होता है, वो है बोहर्स की आवर्त सारणी या बोहर्स पीरियोडिक टेबल। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आवर्त सारणी में तत्वों की जो व्यवस्था है, तत्वों के गुणों की जो आवर्तिता है, वो बोरवरी द्वारा बनाए गए तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर डिपेंड करती है। यानी तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के अनुसार होते हैं। और इसी क्रम में हम आवर्त नियम को एक बार फिर संशोधित करते हैं और कुछ इस तरह से हम इस आवर्त नियम को कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पीरियोडिक टेबल की एक व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि यह आवर्त सारणी किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसके मुख्य गुण क्या हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो उस पर हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम है। क्षैतिज कॉलम का मतलब जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इनमें हैं और इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग जो है वो किसके नाम से जानते हैं? आवर्त या पीरियड के नाम से जानते हैं। आवर्त या फिर पीरियड के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है कि यहां पर इस तरह से वर्टिकल लाइंस बनाई गई हैं और वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं। इन वर्टिकल कॉलम्स की संख्या जो है वो 18 है। टोटल मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है? 18। इनको हम ग्रुप बोलते हैं, इनको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं, जिनको हम 1 to 18, 1 से 18 तक लाइनों में इनको डिवाइड किया गया है। या हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में जो समूहों की संख्या है, वर्गों की संख्या है, वो 18 है, जो कि वर्टिकल होते हैं, अप टू डाउन होते हैं। और यहां पर जो आवर्तों की संख्या है वो टोटल मिलाकर 7 होती है और ये लेफ्ट टू राइट होते हैं, यानी बाएं से दाएं की ओर होते हैं। दूसरी बात, हम यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कि तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में अर्थात आवर्तों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के क्रम में रखा गया है या परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहां पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब तत्वों को रखा गया है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद या निश्चित कैटेगरी के गुणों के मिलने के बाद हम उन आवर्तों की या उन पंक्तियों में चेंजिंग करते रहते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम यहां बात करें
थर्ड पॉइंट की, तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। जो पहला आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या केवल 2 है। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 है। और छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। इस प्रकार से अगर हम इस टोटल संख्या का काउंट कर लें तो यहां पर यह संख्या जो है 118 हो जाती है, अर्थात इस आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या 18 है। 18 तत्वों को यहां पर 118 तत्वों को इस पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है। और तत्वों की अगर संख्या के हिसाब से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पहला आवर्त है उसको हम अति लघु आवर्त कहते हैं, या हम वेरी शॉर्ट इसको कह सकते हैं। ये बहुत छोटा आवर्त है क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या केवल 2 होती है। इसके बाद में जो दूसरा और तीसरा आवर्त है इसको हम लघु आवर्त बोलते हैं। ये पहला आवर्त जो है अति लघु कहलाता है, अति लघु है। दूसरा आवर्त जो है, दूसरा और तीसरा आवर्त ये लघु आवर्त बोले जाते हैं। और चौथा पांचवा आवर्त जो है ये दीर्घ बोला जाता है, ये दीर्घ आवर्त बोले जाते हैं। और इसके बाद छठा और सातवां आवर्त जो है इनको अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है, अति दीर्घ बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें तत्वों की संख्या 32 है। इसके बाद तीसरे, और इस तीसरे के बाद हम चौथे पॉइंट की या इसकी एक चौथी कैटेगरी की जो है बात करते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व एक नई मुख्य क्वांटम संख्या से शुरुआत होता है या नई मुख्य क्वांटम संख्या से प्रारंभ होता है, और उसकी कैटेगरी प्रायः क्षार धातु के रूप में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होता है वो क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु होता है। एग्जाम्पल अगर बात करें, लिथियम है, सोडियम है, इस तरीके से। और इसका जो अंतिम तत्व होता है वो अक्रिय गैस होता है। अगर यहां पे अंतिम तत्व की बात कर लें तो अक्रिय गैस है, या नियान हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस होता है प्रत्येक आवर्त में। केवल यहां पर हाइड्रोजन के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का एक विशेष तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चूंकि आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैनेज की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका क्षार धातुओं के समान है, क्योंकि सभी क्षार धातुओं में अगर हम देखें और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनके संयोजी कोष में, यानी कि सबसे बाहर वाले कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और NS1 कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहां देखने को मिलती है। और हाइड्रोजन में भी यही कैटेगरी होती है, यहां 1s1 होता है, क्योंकि ये पहले आवर्त का पहला तत्व है, तो यहां पर 1s1 कैटेगरी देखने को मिलती है, लेकिन ये क्षार धातु नहीं है। तो ये यहां पर थोड़ी सी विसंगति है। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी आवर्त सारणी की बात करें तो पहला तत्व किसी भी आवर्त का क्षार धातु होता है, और दूसरा तत्व यानी अंतिम तत्व जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। इसके बाद
अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका यह होता है कि यह आवर्त सारणी 4 खंडों में बटी हुई है। 4 खंडों में, या जिनको हम कह सकते हैं यहां पर ब्लॉक कह सकते हैं, ब्लॉक। तो पूरी आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। और ये ब्लॉक जो हैं वो एस, पी, डी और एफ होते हैं। एस, पी, डी, एफ होते हैं। और यहां एक चीज और देख लें कि अगर हम आवर्त सारणी की संरचना देखें तो संरचना कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो यहां पर यह स्थिति हमें देखने को मिलती है कि यहां तो हमारा एस ब्लॉक होता है, यहां पर बीच में डी ब्लॉक होता है और यहां पर लास्ट में पी ब्लॉक होता है। और जो एफ ब्लॉक है उस एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। जो एफ ब्लॉक तत्व होते हैं उन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। ये एफ ब्लॉक हो जाता है, यहां पर ये एफ ब्लॉक है। तो इस तरह से ये जो आवर्त सारणी है वो 4 खंडों में या 4 ब्लॉक में बटी हुई है। इन्हें एसपीडीएफ ब्लॉक इसलिए कहा जाता है कि यदि हम अफबाऊ के नियमानुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अफबाऊ के नियम में इलेक्ट्रॉन्स को परमाणुओं के सबसेल में भरा जाता है, परमाणुओं के उपकोषों में भरा जाता है। और उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होता है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो यहां पर अगर हम तत्वों की व्यवस्था को देखें तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है वो एस ब्लॉक में रखे जाते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है वो पी ब्लॉक में रखे जाते हैं। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें डी में रखा जाता है। और जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उनको एफ ब्लॉक में जगह दी गई है। इसके बाद हम अगर अन्य प्रॉपर्टीज की इनमें बात करें कि और किस तरह की व्यवस्था होती है, जब इस तरह की व्यवस्था हम इस आवर्त सारणी में करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ यानी लेफ्ट टू राइट जाने के बाद तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं और नए आवर्त में यानी कि नई क्षैतिज पंक्ति में इन्हीं गुणों की फिर से पुनरावृत्ति या रिपीटिंग होती है। इसी को हम गुणों की आवर्तिता कहते हैं। और वर्गीकरण की इस सारणीबद्ध व्यवस्था को ही हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी के हमने इस समय यहां पर मुख्य गुणों की बात की है। अब हम आप लोगों से बात करेंगे पीरियोडिक कैरेक्टर्स की या तत्वों के आवर्ती गुणों की, आवर्ती गुणों की, तत्वों के आवर्ती गुणों की। अब देखिए तत्वों के आवर्ती गुण कौन से होते हैं? तत्वों के ऐसे गुण जो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं और नए आवर्त में उसी क्रम में उन गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे गुण
जो प्रत्येक आवर्त में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, उन्हीं गुणों को हम तत्वों के आवर्ती गुण के नाम से जानते हैं या तत्वों के आवर्ती गुण कहते हैं। तो ऐसे गुण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम उनको जान लेते हैं। जो मुख्य गुण है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे गुण हैं। तो सबसे पहले एक हो जाता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज है। दूसरा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। और चौथी प्रॉपर्टी है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर और या फिर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। दूसरा इसमें जो पीरियोडिक कैरेक्टर है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव के भी नाम से जानते हैं। ये परमाणु आकार हो जाता है। परमाणु आकार। दूसरा इसमें हो जाता है आयनन विभव। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें हो जाती है विद्युत ऋणात्मकता। और चौथी हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बाद क्षारीय प्रकृति है। क्षारीय प्रकृति और या फिर धन विद्युतीय प्रकृति या धात्विक प्रकृति। यहां पर ये तीनों कैरेक्टर एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एक बेसिक नेचर है, क्षारीय प्रकृति, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, धन विद्युतीय प्रकृति, और एक और आ जाता है इसमें मेटेलिक नेचर या धात्विक प्रकृति। तो हम इतने लक्षणों की, जो कि पीरियोडिक कैरेक्टर हैं, तत्वों के आवर्ती गुण हैं, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की, परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस की बात करें। एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। देखिए एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब किसी आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हम यहां पर एक आवर्त बना लेते हैं और इस आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर
चलते हैं। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं और एक आवर्त को हमने कहा कि हम यहां देख लेते हैं, तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और इसके बाद में हो जाता है नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या लगातार घटती जाती है। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, यानी परमाणु आकार जो है वो घटता चला जाता है। परमाणु आकार घटता है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेकिन हमें जानना यह जरूरी होता है कि परमाणु आकार है क्या और वो घटता क्यों है। परमाणु आकार क्या है और क्यों घटता है? तो देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लें कि परमाणु जो है वो एक गोलाकार अति सूक्ष्म कण है। परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म कण है और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिनको हम नाभिकीय कण या न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। परमाणु के अंदर एक छोटा संकुचित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये नाभिक हो जाता है और नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इन कणों को हम नाभिकीय कण या न्यूक्लियन के भी नाम से जानते हैं। और परमाणु के बाहर की ओर अनेक कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब हम इस परमाणु त्रिज्या की अगर बात करें तो परमाणु नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु की त्रिज्या के बराबर होती है। परमाणु नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या के बराबर है। तो यहां पर होता क्या है कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। प्रत्येक अगले तत्व के लिए परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान में 3 होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं और नियॉन का 1 कंप्लीट होता है। तो जैसे हम लिथियम से आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उसको हम कूलाम फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो जब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, यानी धनावेश और ऋणावेश जब दोनों लगातार बढ़ते चले जाते हैं तो ये बल जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुए हैं, नाभिक से बांधे हुए हैं, तो इस बल को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम ये यहां पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट है। यदि हम बल को भी कांस्टेंट कर लें तो, और यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यू को लगातार बढ़ाएं, तो बल को कांस्टेंट रखने के लिए
यहां पर आर की डिस्टेंस जो है, यानी आर की वैल्यू जो त्रिज्या है उसकी वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। बल स्थिर रहे, Q1 Q2 बढ़ रहा हो तो बल को स्थिर रखने के लिए R का मान कम हो जाएगा, और R का मान कम हो जाएगा यानी कि रेडियस कम हो जाएगी, और जब रेडियस कम हो जाएगी तो कंटिन्यू एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता चला जाएगा, यानी घटता चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां पर केवल बात की है एटॉमिक रेडियस की। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच आवेश बढ़ता है, और आवेश जब बढ़ता है तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर खिंचते जाते हैं, और जब नाभिक की ओर खिंचते जाते हैं तो यहां पर एटॉमिक साइज जो है लगातार घटता चला जाता है। लेकिन जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जब किसी भी वर्ग में हम चलते हैं तो वर्ग में चलने पर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक अगले तत्व के लिए एक नई ऑर्बिट बन जाती है, एक नई कक्षा का निर्माण हो जाता है, जिससे रेडियस जो है वो एबनॉर्मली हाई हो जाती है। यद्यपि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक दूरी बढ़ जाने के कारण वहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आकर्षण बल का मान पर्याप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण ओवरऑल हम अगर देखें तो ऊपर से नीचे किसी वर्ग में अगर देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है या बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद हम इसमें दूसरे गुण की बात करें कि दूसरा गुण कौन सा होता है। याद रखने के लिए हम ये इसमें कर सकते हैं कि जैसे हमने एक ट्रेंड बनाया, यहां पर ये देख लें तो हमें याद रहेगा कि लेफ्ट टू राइट क्या कंडीशन है, लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो घटती है, या इसको हम डिक्रीज लिख लें, और ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन की अगर बात करें तो ये इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी यानी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। इसके बाद हम आईपी आयनन ऊर्जा की बात करते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, परिभाषा आयनन विभव की या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आयनन विभव, आयनन विभव, और यहां पर इस ट्रेंड को हम देख लें, यह आयनन विभव है हमारे पास। किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु से का मतलब होता है किसी भी आइसोलेटेड एटम से, यानी कि कोई भी गैस है या कोई भी अन्य स्टेट है पदार्थ की, अगर हमने उससे किसी भी एटम को आइसोलेट कर लिया है तो आइसोलेटेड एटम है हमारे पास, और उस आइसोलेटेड एटम से अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा हमें उसके लिए देनी पड़ेगी या व्यय करनी पड़ेगी, उस ऊर्जा को ही हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसकी सिचुएशन या कंडीशन क्या होती है। तो देखिए आयनन विभव की जो ओवरऑल कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो ओवरऑल कंडीशन यहां आपको देखने को मिलेगी कि इधर ये वैल्यू इंक्रीज करती है और अप टू डाउन जो वैल्यू है वो इधर की ओर डिक्रीज करती है, इधर की ओर वैल्यू डिक्रीज करती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर तो आयनन विभव का मान घटता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जो है आयनन विभव का मान बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे यहां आवर्त हम देख लें कि यहां हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हमारे पास एक आवर्त है। इस आवर्त में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लगातार बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है और नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ना, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ना, जिसके कारण आकर्षण बल का मान यानी F का मान लगातार इंक्रीज करता चला जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में यानी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में जब आकर्षण बल का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा तो उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के साथ टाइटली बाउंडेड होते चले जाते हैं, यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा और आकर्षण बल बढ़ने के कारण उसे वहां से लूज कराने में, उसे वहां से बाहर निकालने में हमें ज्यादा ऊर्जा स्पेंड करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे चले, अगर हम अप टू डाउन चले तो अप टू डाउन जाने पर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक बार में, मैंने पिछले उसमें बताया, प्रत्येक बार में एक नई ऑर्बिट बन जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच की जो दूरी है वो प्रत्येक आवर्त में बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल का मान नहीं बढ़ पाता है, और जब आकर्षण बल कम रहता है तो उससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं या हमें कम ऊर्जा जो है व्यय करनी पड़ती है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी आईपी का मान ऊपर से नीचे किसी वर्ग में जाने पर घटता है, और अगर किसी आवर्त में यानी एक ही आवर्त में हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो इसमें आनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां भी देखी गई हैं, जैसे मैं आपको यहां बता दूं कि अगर मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तत्वों को आयनन विभव के क्रम में या आयनन विभव के बढ़ते या घटते कोई भी क्रम बता दिया जाए कि उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इनका जो सही क्रम होता है वो इस तरीके का होता है कि लिथियम से बेरिलियम का आयनन विभव ज्यादा होता है, लेकिन बोरॉन से भी ज्यादा होता है। यहां पर एक केस और देखने को मिलता है कि यहां पर भी यही कंडीशन देखने को मिलती है और बाकी कंडीशन जो है वो इस तरह की देखने को मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपटीशंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इन तत्वों को आयनन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या इनमें आयनन विभव का सही क्रम क्या होगा। उल्टे सीधे 4 क्रम बना दिए कि उनमें सही क्रम क्या होगा, तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेरिलियम का आयनन विभव लिथियम से अधिक है और होना भी चाहिए, लेकिन यह बोरान से भी अधिक होता है, जो एक विसंगति है। कार्बन से नाइट्रोजन का आयनन विभव ज्यादा है, सही है, लेकिन वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है, ये एक विसंगति है। ऐसा इसलिए होता है, मैं इसमें थोड़ा सा डीप जरा जाता हूं और ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर आप अफवाह के
जो रूल है अफवाऊ और हुंड्स रूल जो है, हुंड का नियम, अफवाऊ का नियम, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जब अगर हुंड और अफवाऊ के नियम की हम बात करें तो हुंड के नियमानुसार ये बताया गया है फुली हाफ फिल्ड और completely filled orbitals are more stable. Fully half filled और completely filled orbitals are more stable. इसका तात्पर्य है कि किसी भी परमाणु में पूर्ण रूप से भरी हुई या पूर्ण रूप से आधी भरी कक्षक ज्यादा स्थायी होती है। यानी ऐसी ऑर्बिट जो या तो कंप्लीट है या फिर फुल्ली हाफ फिल्ड है, यानी कंप्लीट रूप से आधी भरी हुई है, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। और जब वो ज्यादा स्टेबल होती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में और अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। ऐसा इसमें देखा गया है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है संयोजी कोष का 2s2 और इसमें ऑर्बिट की अगर हम कंडीशन देखें तो एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और s ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो s ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और यहां पर दोनों मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल कंप्लीट भरी हुई है, कंप्लीट की कंडीशन है यहां पर। इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में स्थिति आपको ये देखने को मिलती है कि यहां पर (2s2) और 2p3 की कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में। तो यहां पर p3 यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये कंप्लीट भरी हुई तो नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से आधी भरी हुई है। यानी इसे हाफ फिल्ड करने में अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो दोनों स्टेज हैं, एक तो जो है फुल्ली हाफ फिल्ड की है और दूसरी कंप्लीटली हाफ फिल्ड की है। ये दोनों अवस्थाएं हुंड के नियमानुसार ज्यादा स्टेबल होती हैं और जब ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ही इस सेकेंड आवर्त में बेरिलियम और नाइट्रोजन के आयनन विभव जो हैं वो क्रमशः बोरान और ऑक्सीजन से ऊंचे होते हैं। आज के लिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी आवर्ती गुणों की या शेष जो भी बचा है उन सारी चीजों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि अभी मैं, चूंकि ये 10th का यूनिट है, मैं 10th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको 12th के हिसाब से या किसी कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हमें केवल इस समय वो चीजें लेके चलना है जो हमें 10th के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ हमारा बेसिक भी थोड़ा सही हो जाए। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, क्लास हमारे डाइवर्सिफाइड होते रहेंगे, विस्तृत चीजें आपको उनमें देखने को मिलेंगी और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।